करना चाहूंगा, प्लीज सभी बच्चे चैनल को रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लो। 20,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लगभग आपके सामने 800 सब्सक्राइबर कम है। तो एक एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है अगर सब्सक्राइब कर देगा तो 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। काफी बच्चे कहते हैं सर आप लाइव आते हो, उसमें से लगभग परसेंट सेम टू सेम देखने को मिलता है, लेकिन हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मिल जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आपको खरीद लेना भाई फ्लिपकार्ट मिंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो। चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। इसमें आपके सामने जो प्रश्न आते हैं बचत और निवेश की मूल बातों से प्रश्न आते हैं। किससे? सेविंग और आपके सामने इन्वेस्टमेंट की आपके सामने क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। बचत और निवेश की अर्थ की बात करें, बचत क्या होती है? बचत का अर्थ होता है आज की आय से कुछ पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। ये पैसा आमतौर पे बैंक में रखा जाता है। बचत क्यों है भाई जी? 100 रुपया कमाया है ना, कमाने के बाद में क्या करो 50 रुपया खर्च कर दिया है ना, 20 रुपया था पहले को ब्याज चालू दे दिया और 30 रुपया थे कर लिया बैंक में बचत करने के लिए रख लिया, बैंक में उन्होंने अपने पास रख के बैंक में जमा कराया ताकि भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़ेगी, कोई बीमारी होगी, कभी आपके सामने कोई मान लो कोई घर में कोई जरूरत होगी तो जल्दी यूज कर लेगा। तो आपने जो पैसे की आय कमाई है उसमें से कुछ पैसा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? बचत के नाम से जाना जाता है। और ये पैसा अधिकतर कहां पर रखा जाता है? बैंक खातों में रखा जाता है। अगले वाला प्रश्न है निवेश क्या होता है? निवेश का अर्थ होता है पैसे को ऐसे स्थान पर लगाना जिससे भविष्य में अधिक पैसा प्राप्त कर सके। निवेश क्या है भाई? आपने अब क्या किया, 30 पैसा था है ना, उसमें से 10 पैसा बैंक में रखा और 20 रुपए आपने क्या कर दिए कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। 20 पैसा के मान लो कोई चीज खरीद ली थी ना आपके सामने, अब या तो चल छोटी अमाउंट है लेकिन मान लो 20 लाख रुपया होता तो क्या तो थे कोई जमीन खरीद लेता, कोई दुकान खरीद लेता, या कोई शेयर मार्केट में लगा देता, कोई सोना खरीद लेता, या कोई ना ब्याज पे दे देता। यही है ना। तो आपके सामने निवेश क्या होता है? पैसे को ऐसे स्थान पर लगाना जिससे भविष्य में आप क्या है वो पैसा आपको और पैसा कमा के दे। इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? पैसे से पैसा कमाना। क्या बोला जाता है? पैसे से पैसा कमाना। समझ में आ गया? इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्ट करो आप पैसे को ताकि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो और मनी है वो आपके सामने अर्न कर पाओ। समझ में आ गया? कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो और पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, पीपीएफ में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलिए अगले वाला पॉइंट है बचत और निवेश क्यों जरूरी होता है। भाई दो पैसा आपको बचाना क्यों जरूरी है और उसको इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है? पहला पॉइंट है आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति क्या होती है भाई? आपके सामने कुछ जिंदगी में ऐसी स्थिति आ गई आपके पास पैसे नहीं बचे है ना, या आपके सामने कोई इमरजेंसी हो गई, अचानक से आपके घर में कोई बीमार हो गया, आपको कोई फंक्शन करना है, घर बनाना है, आपको कोई शादी विवाह करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार की जब स्थिति आती है तब आपको जो बचाया हुआ पैसा है उस पैसे को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? आपकी आय रुक गई, आपकी नौकरी रुक गई तो बचाया हुआ पैसा आप वहां पर लगा सकते हो। भविष्य की जरूरतें जैसे शादी, घर, जो शादी हो गई, घर बना रहे हो, इन सब चीज शिक्षा के लिए आप पैसे को बचा कर रखते हो ताकि भविष्य में उसको यूज किया जा सके। सेवानिवृत्ति के बाद में भाई इंसान है वो अपने जीवन में हमेशा तो पैसा कमाता नहीं है, एक समय के बाद भाई आप सबको पता है सभी को रिटायरमेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अब रिटायरमेंट के बाद में भाई इंसान का जीवन है, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा वही आएगा जो आपने पहले बचा रखा है, उसी पैसे को यूज करते हो सेवानिवृत्ति के बाद में। रिटायरमेंट के बाद में आप और पैसा तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन पहले का जो पैसा बचा रखा है उसी को आपको यूज किया जाता है। अगले वाला है महंगाई से निपटने के लिए। आज के समय आपको पता है भाई कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। समझ में आ गया? कितनी महंगाई बढ़ रही है। तो उस महंगाई से बचने के लिए क्या किया जाता है? आपके सामने आपका जो पैसा है उसको बचाया जाता है। क्यों? महंगाई अगर आपके सामने, महंगाई में अगर आपने पैसा बैंक में रखा 100 रुपए, तो भाई एक बात बताओ 5 साल पहले 100 रुपया रखा, पहले 100 रुपया मान लिया आपने 1 लीटर तेल आता, लेकिन अब कितना का है? 150 रुपया शीर्षु को 1 लीटर तेल आवा है ना थारे सामने। तो उस 100 रुपया की जो पहले जितनी वैल्यू वो आज का दिन को नहीं रही। एक लिए पैसा ना सिर्फ बचत करके बैंक में रखना जरूरी को है, उन्हें क्या करो? उन इन्वेस्ट भी करो ताकि वो पैसा से और पैसों बने और महंगाई है ना उससे निपटो जा सके। समझ में आ गई? तो पैसे को बैंक में रखने से अच्छा हमेशा इन्वेस्ट करो ताकि आपके समय क्या होगा? महंगाई से निपट सकते हो। आज बचाओगे तो कल सुकून से खाओगे। वही ना, आज कमाएगा तो कल सुकून से खाएगा लाला, वो वाली बात है। इंस्टाग्राम पे रील चलती है ना,
तो वो वाली बातें हैं, आपको बचाना जरूरी होता है भाई। बचत नमाज निवेश, बचत के क्या फायदे होते हैं, निवेश के क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। बचत का क्या होता है आपके सामने, बचत में जोखिम कम होता है। बचत में क्या होता है आपके सामने, रिस्क सबसे कम होता है। आप सेविंग करते हो उसमें रिस्क कम होता है, क्यों, आपने पैसा बचाया, बैंक में इन्वेस्ट, बैंक में उसको रख दिया। अब बैंक आपके सामने पता है इतने ज्यादा डूबते नहीं है, बैंक का पैसा आपको कुछ हद तक 5 लाख तक तो आपको मिलता ही मिलता है। इन्वेस्ट करते हो उसमें क्या होता है, जोखिम अधिक, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो उसमें रिस्क अधिक होता है। आपने किसी को ब्याज पे दिया, उल्टा नहीं लौटाएगा। जमीन खरीदी, वैल्यू डाउन हो गई, सोना खरीदा, वैल्यू डाउन हो गई उसकी, ये शेयर मार्केट में डाला आपको, कंपनी आपके सामने डूब सकती है। तो आपके सामने जब पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन सेविंग में जो रिस्क है वो बहुत कम रहता है, जोखिम बहुत कम रहता है। लेकिन आपको पता है कॉन्सेप्ट चलता है भाई, जितना ज्यादा जोखिम होगा उतना ही ज्यादा पैसे कमाओगे। तो कम जोखिम है तो लाभ भी कम होता है बचत में, और अगर आपके सामने इन्वेस्टमेंट अधिक है तो लाभ भी अधिक है। भाई शेयर मार्केट, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, कल वही शेयर आपके सामने 250 रुपए का हो गया, आपने कितना 1.5 मतलब 150 रुपए ज्यादा कमा लिए। 1.5 मल्टीप्लाई में बताया भाई, 150 रुपए आपने ज्यादा कमा लिए, है ना। हो सकता है वो आपके सामने जीरो भी हो सकता था, जीरो तो कभी नहीं होता, लेकिन 10-20 रुपए भी हो सकते थे। तो यही है, रिस्क ज्यादा है, जोखिम ज्यादा है, तो आपको लाभ भी अधिक होता है। आसानी से पैसा निकालने पर समय लगता है, मतलब आपके सामने आसानी से पैसा निकालने पर किसमें समय लगता है भाई, आपके सामने बचत होती है ना, बचत होती है, इसमें आप आसानी से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन निवेश में समय लगता है। आपने कोई जमीन खरीद ली, 2-3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, सही रेट मिलेगी तब आप उसको बेच सकते हो। समझ में आ गया। चलिए, चक्रवर्ती की शक्ति, चक्रवर्ती की क्या शक्ति होती है, चक्रवर्ती है भाई, चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, उसका बात की जा रही है। चक्रवर्ती की क्या पावर होती है। चक्रवर्ती ब्याज का अर्थ होता है मूल धन के साथ ब्याज पर ब्याज लगना। मतलब आपने 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 100 रुपए आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को दिए, अब उसका 1 साल का 10 रुपए ब्याज हुआ। समझ में आ गया। तो आप अगर साधारण ब्याज में तो क्या होगा, अगले साल भी 10 देगा, उससे अगले साल भी 10 देगा, अगले साल देगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, अब वो अगले साल जब ब्याज देगा तो 110 का 10% देगा। 110 का 10% देगा मतलब 11 रुपए ब्याज देगा, आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला साधारण ब्याज से। समझ में आ गया। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगाना। क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगाना। आजकल सुना ना भाई, हर 1 साल में आजकल कोई अगर अपन 2 रुपए सैकड़ा पे ब्याज दें तो को क्या करी, हिसाब कर लिया जाए, उन चक्रवर्ती ब्याज का नाम से जाना जाए। समय के साथ छोटी बचत भी बहुत बड़ा धन बन जाता है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जो बहुत छोटी छोटी बचत होती है ना, वो भी आपके सामने बहुत बड़े रकम में बदल जाती है। उदाहरण की बात करें, जितना जल्दी निवेश शुरू करोगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा आपके सामने, जितना जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। तो यही है, अगर आप छोटी उम्र में, आप में से लगभग बच्चे 16, 17, 18 साल की उम्र होगी, तो अभी आप अपना ना कोई आजकल सोसाइटी चलती है, अपने इधर सोसाइटी चलती है, मतलब समाज में जो लोग होते हैं वो मिलकर अपना क्या करते हैं भाई, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो आप वहां पर चाहे 50 रुपए से शुरुआत करो, तो शुरुआत जरूर करो। अपना जो गुल्लक आपको मिलता है भाई, घर के आपको 150 रुपए खर्च करने के लिए देते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करो, आप 150 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकते हो। भाई ये पेपर पढ़ो ना, हनको अर्थ ये को नहीं कि पढ़ के पेपर पास करके को कलेक्टर बन जाओगा, है ना, वो तो भगवान की दया थे, कलेक्टर क्यों, प्रधानमंत्री बनो। लेकिन हर पेपर सब पढ़ के समझ के थे, जिंदगी में भी अप्लाई करो ज्ञान में। सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित मत रहो, ऐसा नहीं कि ओहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, फिर एक डिग्री ले लेंगे, फिर ऐसे वैसे घूमते रहेंगे। नहीं, इस पेपर को पढ़ो तो इसका फायदा भी उठाओ। इस पैसे को आप जो कर रहे हो ना, इस सब चीजों को इन्वेस्टमेंट सीखो, इसीलिए पेपरों का फायदा है। समझ में आ गया। तो आज आगे से आपको क्या करना है, अगर आप थोड़े भी समर्थशाली हो तो 150 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लगभग आपके सामने सभी घर में इतने लोग, इतना पैसा तो सभी के पास रहता है कि 150 रुपए तो सभी खर्च कर देते हैं। निवेश के उद्देश्य, निवेश का, इन्वेस्टमेंट का क्या आपके सामने ऑब्जेक्टिव होता है भाई, क्या उद्देश्य होता है। निवेश करने से पहले उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए भाई। अगर आप कहीं पर रुपया लगा रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, सोना खरीद रहे हो, शेयर मार्केट में लगा रहे हो, बिटकॉइन में लगा रहे हो, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स होना जरूरी है। आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स होना जरूरी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या मुख्य उद्देश्य होता है, धन में वृद्धि होना। धन में वृद्धि होना मतलब भाई कोई भी अगर 100 रुपए लगाओगे तो भाई आपके सामने उसमें आपके 50-60 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, तब भी तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे।
ऐसा भाई पैसा भी इन्वेस्ट करके क्या फायदा जिसमें आपको पैसा कमाई नहीं कर रहे हो। तो पहला लक्ष्य आपका यही होना चाहिए कि आप जितना भी पैसा लगाओ उसमें कुछ वृद्धि होनी चाहिए। अगला नियमित आय, आपके सामने चाहे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे लेकिन नियमित आय होती रहे। आपने 100 रुपए लगाए तो आपके सामने भाई साल पे आपके सामने 10 रुपए ब्याज मिले लेकिन वो मिलता रहे। अगले वाला पॉइंट है पूंजी की सुरक्षा। आपके पास जितना भी पैसा है उस पैसे की आपके क्या रहनी चाहिए, सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो पूरा का पूरा पैसा ही डूब गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो आपने मेहनत करके पैसा कमाया वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अगले वाला पॉइंट है भविष्य की योजना। आप जब भी पैसा खर्च लगाओ, इन्वेस्ट करो, कहीं पर कुछ चीजों पर लगाओ तो ये सोचो कि आप भविष्य में जब चाहो उस पैसे को निकाल सकते हो। समझ में आ गया। जोखिम और लाभ, रिस्क और प्रॉफिट क्या होता है आपके सामने। निवेश में पैसा डूबने की संभावना जोखिम कहलाती है। मतलब आपने भाई 100 रुपए किसी को दिए, अब वही अगला वाला नहीं लौटाएगा, बहुत दिनों के बाद में लौटा रहा है, आपको पूरे पैसे नहीं लौटा रहा है तो भाई वो पैसे डूब ही गए आपके सामने। तो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हमेशा पैसा जो आपने जो मनी इन्वेस्ट किया है वो हमेशा उसकी चीज का खतरा रहता है भाई, वो पैसा डूब भी सकता है। आपका क्या हो सकता है, उस पैसे के डूबने की भी क्या रहती है, संभावना रहती है। समझ में आ गया। लाभ की बात करें, निवेश से मिलने वाला लाभ फायदा कहलाता है। मतलब आप जो प्रॉफिट, आपने जो जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया आपके सामने, उस इन्वेस्टमेंट से आपके सामने जो आपको फायदा मिलेगा है ना, जो आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया, आपने 100 रुपए लगाए और उसने आपको मिले कितने, 110 रुपए, तो ये 10 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले ना, उसी को किसके नाम से जाना जाता है, लाभ के नाम से या प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। और एक कॉन्सेप्ट चलता है भाई, जहां पर जोखिम अधिक होता है, जहां पर आपके सामने ज्यादा रिस्क होता है, वहां पर लाभ की संभावना भी अधिक होती है, आपके सामने प्रॉफिट ज्यादा होने की भी संभावना हमेशा रहती है। समझ में आ गया। वही ना कि जितना ज्यादा अगर आपके सामने इन्वेस्ट करोगे, आपके सामने जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी निकल सकता है। निवेश पर महंगाई का प्रभाव, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, आप क्या करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, पहले 50 रुपए चीज थी आजकल 100 रुपए की मिल रही है, उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। महंगाई बढ़ने से पैसे की खरीद शक्ति घट जाती है। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, आप पैसे की खरीदने की शक्ति, पहले 100 रुपए में भाई तार दादा ने पूछो ना 10 रुपया में तो मैं थैलो पर लिया, और 10 रुपया में आजकल एक डेयरी मिल्क चॉकलेट को नहीं आवा ना, है ना, आ तो जाए लेकिन बहुत छोटी है वह, समझ में आ गई। तो यही है आपके सामने जो खरीद सकती है, पहले आप 10 रुपए में जो चीज खरीद सकते थे आज से 5 साल पहले, वो आज नहीं खरीद सकते हो। आज अगर आप 100 रुपए की कोई चीज लेकर आ रहे हो ना, वो आपके सामने आपके सामने 5 साल में वो चीजें नहीं आ पाएंगी। तो यही है, कोई भी व्यक्ति होता है उसके खरीदने की शक्ति घट जाती है, उसी को महंगाई के नाम से जाना जाता है। यदि निवेश का लाभ महंगाई से कम है तो वास्तविक लाभ नहीं होगा। भाई अगर आपने 100 रुपए को खरीदा, रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 5 साल बाद में 110 रुपए मिले, 10 रुपए मिले, 10 रुपए बढ़कर तो मिले, लेकिन पहले 100 रुपए में आप 4, ये समझ लो 4 डेयरी मिल्क खरीद पाते थे, लेकिन अब अगर आप 110 रुपए में डेयरी मिल्क खरीदने जाते हो तो 3 ही डेयरी मिल्क खरीद पाते हो, है ना, उतनी क्वांटिटी की, सेम स्ट्रक्चर है, सेम प्रकार, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, सेम डेयरी मिल्क है। तो क्या हुआ, आपका वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, डी इन्वेस्टमेंट हो गया, आपके पैसे की वैल्यू घट गई है, कोई फायदा नहीं हुआ, आप महंगाई की मार झेल रहे हो। समझ में आ गया। तो इन्वेस्टमेंट वही होता है, निवेश वही होता है जो महंगाई होती है ना उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट कमा करते हैं। समझ में आ गया। फायदा कब होगा, जब आपको 150 रुपए मिले, 150 रुपए में आप क्या कर सकते हो, 5 चॉकलेट खरीद पाओगे। अब समझ में आ गया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। निवेशक की उम्र और संपत्ति का आवंटन, संपत्ति का आवंटन, निवेश को अलग अलग जगह पर आप बांटना संपत्ति का आवंटन कहलाता है। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करते हो उसको अलग अलग जगह बांटना ही संपत्ति का आवंटन कहा जाता है। भाई थालो दादो के हो, थाला अगर थारे पिताजी के पास 10 बीघा जमीन है, मान लो 10 बीघा की 100 मांगा आप, हाँ 100 बीघा जमीन है, अर्थे 2 भाई बहन हो, है ना, तो दोनों के बीच में 50-50 बीघा बांट दी, तो भाई के अलावा संपत्ति का आवंटन का नाम से जाना जाता है। उम्र के अनुसार निवेश, कम उम्र में जोखिम वाले निवेश, छोटी उम्र का हो, अब जने तो 16-17 साल की उम्र का हो तो ज्यादातर रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सको, क्यों, क्योंकि थारी सारी उम्र पड़ी है भाई, आगे जाके और भी पैसा कमा लोगा, है ना। तो कम उम्र में हमेशा अधिक जोखिम वाला निवेश करो, अधिक जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट करो, इससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा तो हाई प्रॉफिट मिलेगा, और पैसा डूब जाएगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि आप और ज्यादा पैसा बाद में, आपकी बहुत उम्र है, आप बाद में और पैसा भी कमा सकते हो।
अधिक उम्र, अब थे भाया थोड़ा होगा 30 साल की उम्र होगी, था 2 बालक बच्चा हो रहे हैं, तो कया कोई इन्वेस्टमेंट करो, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करो, कोई जमीन खरीद ली, कोई सोनो खरीद लियो। इससे क्या है आपका सामने उसमें प्रॉफिट मिलता रहता है, और साथ के साथ अगर आपका पैसा डूबेगा ना तो आपको टेंशन हो जाएगी भाई, डूब जाएगा तो टेंशन ऐसे होगी क्योंकि आपको अपने बाल बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो अब थे छोटी उम्र को जनाई तो कहूं चाहे कम कम रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। अधिक उम्र में जब आपकी उम्र अधिक हो जाए तो कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। कैसा इन्वेस्टमेंट करना भाई, आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगले वाला है कर बचत योजना। कर बचत योजना क्या होती है भाई, आपके सामने कर क्या होता है, टैक्स सेविंग जो आपके सामने जो योजनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये जो जितनी भी चीज पढ़ा रहे हो ना, अब ते कदे सरकारी नौकरी लाग जाओगा, कदे भगवान के दे खूब पैसों कमाओ थे जना ए चीज थारा बहुत काम आऊंगी। क्यों जी टाइम में टैक्स में जाओगा, टैक्स स्लेब में जाओगा तो कहीं कहीं थान टैक्स बचाना है, उसका बारे में थाने बताऊं। पहला राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सरकारी बचत योजनाओं में निर्धारित लाभ मिलता है। जहां मान लो कि जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या करो, थारी वो करा दियो एफडी करा दी, तो इससे क्या आप थाना कुछ 10,000 के या 20,000 को टैक्स को रिलैक्सेशन मिल जाए। उनके कहा जाए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में क्या होता है, उस बचत प्रमाण पत्र को लगाते हो ना तो आप कुछ पैसे का आपको छूट मिलती है। अगले वाला सार्वजनिक भविष्य निधि है ना, दीर्घकालीन सुरक्षित निवेश योजना। आप क्या करते हो भाई, दीर्घकालीन बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में कर दिया, एलआईसी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या कोई एफडी करवा दी, उसको क्या बोला जाता है, सार्वजनिक भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है। बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जहां आज 20 साल की उम्र में करोगा तो 40-50 साल की उम्र में कटाऊंगा, उन सार्वजनिक भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है। अगले वाला डाकघर योजना, छोटी बचत के लिए सुरक्षित योजना। अगर थे 1,00,000-2,00,000 रुपए की अगर रुपया की बचत कर रहे हो तो सबसे सुरक्षित बचत कठी होगी डाकघर में। डाकघर को एक फायदा यही हुआ है पोस्ट ऑफिस को, अगर तारा ऑफिस डूब जाओ तो भी थाना वापिस मिलेगा। तो छोटी बचत के लिए हमेशा किस प्रकार किसको चुनना चाहिए भाई, डाकघर की जितनी भी योजनाएं हैं उनको चुनना चाहिए। इक्विटी आधारित कर योजना, इक्विटी आधारित कर योजना कहते हैं, इक्विटी क्या होती है भाई, शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको इक्विटी आधारित कर योजनाओं के नाम से जाना जाता है। शेयर बाजार से जुड़ी हुई जितनी भी कर योजनाएं होती हैं, शेयर मार्केट से बचत से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं उसको इक्विटी आधारित कर योजनाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला है सेवानिवृत्ति की लाभ योजनाएं। सेवानिवृत्ति की लाभ योजनाएं क्या होती है, नई पेंशन प्रणाली। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पैसा पेंशन पाने की योजना, मतलब आप क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद में आपको रेगुलर पेंशन मिलती रहे, है ना। जैसे आपके सामने भाई सरकारी नौकरी वालों को मिलती है ना, खास करके आर्मी वालों को मिलती है, तो इसको क्या कहा जाता है भाई, आपके सामने नई पेंशन योजना, न्यू आपके सामने पेंशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब पेंशन को क्या फायदा है, भविष्य सुरक्षित, बुढ़ा होगा आपके सामने कोई थारा अगर दिक्कत होगी, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमारी लाग गई, तो इससे क्या है तो भी थारकन पिछवातो रहो, थारो फ्यूचर है ना वो हमेशा क्या रहो, सुरक्षित रहो, थारो फ्यूचर हमेशा क्या रहो, सेफ रहो। कर में छूट, टैक्स में आपको हमेशा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अपना पैसा कटाते हो किसके लिए, पेंशन के लिए, तो आपको क्या टैक्स में छूट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपके हाथों में कम पैसा आएगा और सरकार यही चाहती है कि आपके हाथों में कम से कम पैसा आए, आपको कर में टैक्स मिले, कर में छूट मिलेगी, नियमित आए आपकी। आपको पता भाई जिंदगी में आपके सामने रिटायरमेंट के बाद में भी आपको लगातार पैसा मिलता रहेगा। समझ में आ गया। तो ये थे आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट। कौन सी, यूनिट नंबर फर्स्ट। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई। 20,000 सब्सक्राइबरों के अगर आप बहुत ज्यादा करीब हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए अपने, और आपके सामने भाई अपन सब मिलकर ही इसको चैनल को आगे बढ़ाएंगे, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना भाई। यूनिट नंबर 2, बैंकिंग आधारित बैंकिंग गतिविधियां व भारतीय बैंकिंग संरचना। बैंकिंग गतिविधियों का क्या अर्थ होता है, बैंकिंग गतिविधियों का अर्थ होता है वे सभी कार्य जो बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। मतलब बैंकिंग गतिविधि क्या है, कोई भी बैंक है वो अपने ग्राहकों के लिए जो जो योजना लेके आया है, जो जो फायदा दे रहे हैं, जो जो उन्हें एफडी पे दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट थे बैंक में। अगर रुपया आप बचा के रखो तो वो भी एक तरीका का इन्वेस्टमेंट है, ऊपर भी था कुछ ना कुछ के मिला है, फायदो मिला है ना। कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, कुछ इंटरेस्ट, कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलता है, कुछ परसेंट आपको ब्याज मिलता है। जैसे कि बैंक आपके लिए क्या क्या करता है भाई, बैंक आपके लिए पैसे जमा करता है, पैसे उधार देने का काम करता है, भुगतान सुविधाएं देना और वित्तीय सलाह देना।
तो कोई भी बैंक में अगर आप क्या कर सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो, पैसा उधार ले सकते हो, भुगतान से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो भी ले सकते हो, और वित्तीय सलाहें भी आपको देने का काम करता है। बैंक आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। आज के समय की जो मॉडर्न आपके सामने मॉडर्न इकोनॉमी होती है, उसकी अगर रीढ़ की हड्डी किसको बोला जाता है भाई? बैंकों को आपके सामने आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। अगले वाला जमा, डिपॉजिट और उसके प्रकार। डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं भाई? जमा का अर्थ होता है ग्राहकों द्वारा बैंकों में पैसा जमा करना। जमा करने का अर्थ क्या होता है? जो ग्राहक होते हैं उनके द्वारा, जो बैंक वगैरह होते हैं उनके अंदर जो पैसा जमा किया जाता है उसको डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। जैसे बैंक इस पैसे को ग्राहकों को ब्याज के रूप में देता है। बैंक क्या करता है भाई? आपके सामने आपने क्या किया, बैंक पे भागे भागे गए और 100 रुपए उसको जमा कर दिया, है ना। अब बैंक क्या करेगा? 90 रुपए आपके, 10 पैसे तो आपके बैंक में खुद के पास रख लेता, 90 रुपए दूसरों को ब्याज में दे देता है। समझ में आ गया ना? तभी तो वो आपको इंटरेस्ट देता है भाई, आपने जो बचत कर रखी है उस पर। तो बैंक भी आपके सामने जो पैसा किससे कमाते हैं? आपका जो पैसा होता है उसको बैंक ब्याज पे देता है, उससे प्रॉफिट कमाता है। समझ में आ गया? जैसे बैंक क्या करेगा, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट में किए, आपको 6 रुपए ब्याज में देगा, 6 रुपए ब्याज के रूप में देगा उस बचत के लिए। लेकिन अब वो किसी को उधार दे रहा है, उसको उससे कितने रुपए वसूलेगा? 16 रुपए वसूलेगा। समझ में आ गया? 16 रुपए जो खुद उसने ब्याज दिया उससे तो 16 लेगा, और आपको 6 रुपए देगा, 10 रुपए खुद के पास रख लेता है। इस तरीके से बैंक आपके पैसे कमाता है खुद के लिए। बचत बैंक खाता, है ना। बचत बैंक खाता क्या होता है? बैंक सेविंग बैंक जो अकाउंट होता है उसके बारे में देखेंगे भाई, सेविंग अकाउंट के बारे में। यह सबसे सामान्य खाता होता है सेविंग अकाउंट। भाई आपके सामने आपके पास जितने भी जो अकाउंट देखने को मिलते हैं उस लगभग कौन से अकाउंट होते हैं भाई? सेविंग अकाउंट होते हैं। और इन अकाउंट में व्यक्ति क्या करता है? अपनी बचत का पैसा रखता है। कैसा पैसा रखता है भाई? अपनी बचत का पैसा रखता है आपके सामने सेविंग अकाउंट में। क्या क्या विशेषताएं होती है सेविंग अकाउंट की? क्या क्या विशेषताएं भाई आपके सामने? इसमें पैसा कभी भी निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट में आप क्या करते हो भाई? आपके सामने आपका सेविंग अकाउंट है, आपके पास जितना भी पैसा है उस पैसे को आपके जब मन में आई, जब आपके पास जब मन में आ गई, आपने क्या कर लिया? सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल लिया। समझ में आ गया? थोड़ी ब्याज दर बहुत कम मिलती है, 4% से लेकर 6% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलता है मात्र बचत के खाते में। समझ में आ गया? बहुत कम ब्याज दर मिलता है। अगले वाला दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त, मतलब अगर आप रेगुलर उपयोग, मतलब आप क्या कर रहे हो? रेगुलर उपयोग के लिए अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके सामने डेली यूज के लिए बहुत बढ़िया है। किसके लिए बढ़िया भाई? डेली यूज के लिए आपके सामने बहुत ज्यादा बढ़िया है आपके। चलिए अगले वाला है स्वाधि जमा खाता। स्वाधि जमा खाता क्या होता है? इसमें पैसा निश्चित समय के लिए बैंक में जमा किया जाता है, मतलब फिक्स टाइम के लिए। आपका पैसा अगर फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? स्वाधि जमा खाता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? ब्याज दर अधिक, भाई आपके सामने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो बैंक है उसको भी हमेशा इंश्योरेंस रहती है कि भाई 5 साल के लिए अब ये पैसा नहीं निकलाएगा, तो अब वो क्या है? आपके सामने बहुत लंबे स्तर तक उस पैसे को ब्याज पर देता है, उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो आपको भी ज्यादा ब्याज देता है। तो इस प्रकार के खाते होते हैं उसमें ब्याज दर अधिक मिलती है। समय से पैसा निकालने पर जुर्माना, अगर आप समय से पहले पैसा निकालोगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है भाई, 1000 का, 2000 का, 5000 का कुछ जुर्माना लगता है। सुरक्षित निवेश, सुरक्षित निवेश क्या होता है भाई? आपके सामने आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो क्या रहता है? हमेशा आपका सेफ रहता है। क्या रहता है भाई? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके सामने सेफ रहता है, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में काम करता है। चलिए और कौन सा खाता होता है आपके सामने? फ्रीक्वेंसी जमा खाता आपके सामने। फ्रीक्वेंसी आपके सामने सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? हर महीने निश्चित जमा राशि की जाती है, जिसको आपको वो नहीं बोलते आजकल क्या बोलते हैं वो, एक इसको ईएमआई वगैरह भी होती है, और आपके सामने वो करते हैं अपन फिक्स महीने के आपके पैसे करते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपए जमा कर रहे हो, हर महीने के 5,000 रुपए के आपके सामने वो कर रखे है, किस्त जिसको बोला जाता है। किस्त बोलते हैं ना भाई, 5,000 रुपए किस्त जा रही है, 6,000 रुपए किस्त जा रही है आपके सामने, उसको बोला जाता है हर महीने की, जिसमें बैंक में खाते में कुछ पैसा जमा रहा हो उसको क्या बोला जाता है? आवर्ती जमा खाता। कौन सा खाता? आवर्ती जमा खाता के नाम से उसको जाना जाता है। क्या विशेषताएं होती है इस प्रकार के खाते की? छोटे निवेश के लिए अच्छा, 5-6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,000-2,000 रुपए, 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, इस प्रकार के छोटे छोटे अगर रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो आप, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है आपके सामने ये वाला अकाउंट।
अगले वाला है निश्चित समय बाद में बड़ा धन। आप भाई आपने हर महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, साल भर में कितने हो गए आपके सामने 1,20,000 रुपए हो गए और ब्याज आपको अलग से मिल रहा है। तो यही चीज अगर 5-10 साल कर लोगे तो सोचो आपके सामने आपके पास कितना ज्यादा पैसा होगा। तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो पैसा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़े धन के रूप में काम करता है। अगले वाला है अनुशासन विकसित करता है, साथ के साथ आप में क्या करता है, आपको सेविंग करने की, भाई आपके अंदर जो सेविंग करने की जो स्किल होती है ना उसको डेवलप करता है। क्या करता है, सेविंग करने की जो स्किल होती है ना उसको डेवलप करता है। आपके अंदर डिसिप्लिन है उसको जागरूक करता है। क्या करता है, डिसिप्लिन है उसको रखता है, और आपके जो सेविंग करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है, डिसिप्लिन रखता है आपके अंदर। अगले वाला विशेष सावधि जमा योजना। विशेष सावधि योजनाएं क्या होती हैं, बैंक द्वारा विशेष वर्गों के लिए चलाई जाने वाली सावधि योजनाएं। मतलब बैंक क्या करता है आपके सामने, बैंक क्या करता है आपके सामने, बैंक करता है जो विशेष वर्ग होते हैं आपके सामने। विशेष वर्ग कौन से होते हैं भाई आपके सामने, जितने भी जो भाई कोई गरीब घर से हो गया उन सबके लिए जो योजनाएं चलाई जाती है उसको सावधि जमा योजनाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे बीपीएल है, अगर कोई का बीपीएल का अकाउंट है, अगर उसने 5,000 रुपया जमा करवाएगा तो उसको आपके सामने जितना सभी को ब्याज मिलता है उससे अधिक ब्याज मिलेगा। अगले वाला है ऋण और ऋण के प्रकार। ऋण और आपके सामने ब्याज, और ब्याज के कितने प्रकार होते हैं भाई आपके सामने। ऋण का अर्थ होता है ब्याज, बैंक द्वारा जरूरत के समय दिया गया पैसा। इंटरेस्ट क्या होता है भाई, लोन क्या होता है आपके सामने, अगर कोई व्यक्ति को भाई घर अपने किसी लड़के की या लड़की की शादी करनी है, घर बनाना है, घर बनाना है भाई, है ना, तो वो क्या लेगा भाई, होम लोन लेगा। उसको पैसे बनाने के, उसको घर बनाने में पैसे की जरूरत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, तो वो क्या करेगा भाई, उसके लिए वो पैसा लेगा, बदले में बैंक उसे क्या ले लेगा, उसके जमीन के कागजात ले लेता है। तो बैंक द्वारा जरूरत पे दिया गया पैसा क्या कहलाता है भाई, लोन के नाम से जाना जाता है, और उसको क्या किया जाता है, ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। लोन को आपको क्या किया जाता है भाई, आपके सामने इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है। किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना पड़ता है। अब ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, जो आपकी पर्सनल जरूरत है, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आप जो लोन लेते हो उसको व्यक्तिगत ऋण के नाम से जानते हैं। अगले वाला गृह ऋण। गृह ऋण क्या होता है, होम लोन। क्या होता है भाई आपके सामने, होम लोन के नाम से जानते हैं इसको। होम लोन में क्या होता है, आप अगर कोई घर खरीदने या बनाने के लिए अगर आपके सामने कोई ऋण लेते हो, मींस अगर आप कोई घर वगैरह बनाने के लिए अगर लोन लेते हो तो उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, होम लोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, होम लोन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। शिक्षा ऋण। शिक्षा ऋण क्या होता है आपके सामने, एजुकेशन लोन। शिक्षा ऋण क्या होता है आपके सामने, एजुकेशन लोन के नाम से जाना जाता है। आप घर पे अपने बच्चों की शिक्षा वगैरह करवाने के लिए आप जो लोन वगैरह लेते हो उसको एजुकेशन लोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, एजुकेशन लोन के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला होता है वाहन ऋण। वाहन ऋण क्या होता है, व्हीकल, आपके सामने जो लोन होता है, व्हीकल लोन क्या होता है आपके सामने, जो वाहन ऋण क्या होता है, गाड़ी खरीदने के लिए। अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हो, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाहते हो, उसके लिए अगर आप कोई लोन लेते हो उसको क्या बोला जाता है, वाहन ऋण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वाहन ऋण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला कौन सा ऋण है, कृषि ऋण। कृषि ऋण कौन सा होता है, किसानों की खेती के लिए, एग्रीकल्चर, या आपके सामने उसको क्या बोला जाता है, आपके सामने केएफसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन लेते हैं ना, किसानों के लिए जो फार्मर लोन बोला जाता है जिसको, तो जो किसान खेती के लिए लोन देते हैं उसको एग्रीकल्चर लोन के नाम से जाना जाता है, कृषि ऋण के नाम से जाना जाता है। आप में से जो अधिकतर विद्यार्थी जो खेती करते हैं, जिनके जमीन उनको पता है कृषि लोन है वो लिया जाता है। बैंक के अन्य कार्य। बैंक के आपके सामने अन्य कार्य क्या होते हैं, बैंक केवल जमा और ऋण तक सीमित नहीं होते हैं, है ना। बैंक का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपने पैसा बैंक में गए और उसको उन्होंने क्या कर लिया, सेविंग के लिए रख दिया, और बैंक को आपने ऋण दिया, उन्होंने सेविंग के बदले आपको इंटरेस्ट दिया या दूसरों को लोन दिया। बैंक का सिर्फ यही काम नहीं होता, बैंक के और भी काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं बैंक के आपके सामने भाई, पहला काम होता है चेक का भुगतान करना। आप चेक बुक लेके जाते हो, आपके सामने चेक को पार कर देते हैं, तो चेक का भुगतान करना भी आपके सामने क्या होता है, बैंक का काम होता है। क्या काम होता है भाई, चेक वगैरह होते हैं उनको पार कर देना या चेक वगैरह को क्लियर करना भी किसका काम होता है भाई, आपके सामने बैंक का काम होता है। पार कर तो नहीं देते हैं, चेक बुक देते हैं आपको, चेक को क्लियर करने का काम भी बैंक का ही होता है। पैसे का ट्रांसफर करना, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने पैसे को ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो यह काम भी किसका होता है भाई, बैंक का ही काम होता है।
अगर आप अपनी कोई कीमती चीज है उसको रखना चाहते हो तो लॉकर सुविधा भी देता है। क्या देता है भाई? लॉकर सुविधा भी देता है, जिसमें आप अपना भाई सोना, गहना, पैसा कुछ भी रखना चाहते हो तो वो लॉकर की सुविधाएं भी आपको कौन देता है? बैंक ही देता है। साथ के साथ ड्राफ्ट और चेक बुक भी जारी करता है। और क्या करता है? ड्राफ्ट और चेक बुक जारी करने का भी काम किसका होता है? बैंक का ही होता है। तो ये सारे के सारे काम बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो बैंक एक प्रकार के काम नहीं करता, बहुत से काम करता है। चेक का भुगतान करना, पैसे को ट्रांसफर करना, लॉकर सुविधा देना, ड्राफ्ट और चेक बुक जारी करना, सब बैंक के काम ही होते हैं। अगले वाला पॉइंट है भारत में बैंकिंग संरचना। भारत में बैंकिंग संरचना कैसे काम करती है? भारत में बैंकिंग संरचना 3 स्तरों पर बटी रहती है। भारत में जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर है वो 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से बैंक है इसमें? पहला बैंक है भाई, बैंकों के इतने प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा। पहला बैंक होता है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है आपके सामने? जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बैंक क्या करता है भाई? आपके सामने जितने भी बैंक होते हैं उन सबको नियंत्रित करता है, महंगाई को नियंत्रित करता है, वित्तीय पॉलिसी लागू करने का काम करता है। समझ में आ गया? तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। अगले वाला बैंक है वो कौन सा बैंक है? वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक कौन सा होता है? सरकारी और निजी बैंक। इसमें क्या आते हैं आपके सामने? गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक आते हैं। वाणिज्य बैंकों में कौन से बैंक आते हैं भाई आपके सामने? गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक आपके सामने आते हैं। कौन से? गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक आते हैं। उनको कौन से वाले के नाम से जाना जाता है भाई? कमर्शियल बैंकों के नाम से जाना जाता है। किन बैंकों के नाम से जाना जाता है? कमर्शियल बैंकों के नाम से जाना जाता है। अगले वाले बैंक कौन से? सहकारी बैंक। अगले वाले कौन से बैंक है भाई आपके सामने? सहकारी बैंक। कौन से बैंक है भाई? जो अगले वाले बैंक कौन से होते हैं? सहकारी बैंक होते हैं। आरआरबी के नाम से इनको जाना जाता है। जो विलेज आपके सामने, जो रूरल एंड विलेज के बैंक होते हैं आपके सामने, रूरल एरिया के बैंक होते हैं। मतलब गांव और जो छोटे स्तर पे आपके सामने जो काम करते हैं, गांव में जो छोटे छोटे गांव में जिनका काम होता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, उनको आपके सामने सहकारी बैंकों के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब इन बैंकों का क्या कार्य होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका क्या काम है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का राष्ट्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा भाई आपके सामने? भारत का एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या आपके सामने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? पहला काम है मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करने का अर्थ होता है आपके सामने जो पैसा है, जो मनी है आपके सामने, जो आप पैसा आपके सामने देखते हो, सिक्के के अलावा जितने कागज के नोट आते हैं सबके सब कौन जारी करता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। सिक्के भारत सरकार जारी करती है। ये याद करना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। बैंकों पर नियंत्रण रखना, जितने भी जो आपके सामने बैंक होते हैं सबके सब बैंकों पर नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का किसका काम होता है भाई आपके सामने? आरबीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका काम होता है भारत आपके सामने जितने भी जो बैंक होते हैं सबके सब बैंकों पर नियंत्रण करने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने केंद्रीय बैंक का काम है। अगला मौद्रिक नीति को बनाना, मॉनिटरी पॉलिसी होती है आपके सामने। महंगाई को नियंत्रण करना, किस बैंक को आपके सामने कितनी ब्याज दर उसको बढ़ाना है आपके सामने, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना किसका काम होता है? आपके सामने आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। समझ में आ गया? देश को आर्थिक स्थिरता बढ़ाना। अब बैंक के मन में आई बहुत सारे नोट छाप दिए, अब आप कहोगे पैसे तो बहुत सारे छाप देंगे। अरे बहुत सारे पैसे छाप दोगे तो इससे क्या नुकसान होगा आपके सामने? आपके पैसे की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। क्या रहेगी? आपका जो मनी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपका जो पैसा है भाई उसकी वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए भैया आपके सामने अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में क्या है आपके सामने? फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या होता है भाई आपके सामने? वित्तीय बाजार वो स्थान होते हैं जहां पे पैसे की जरूरत वाले और पैसे लगाने वाले लोग आपस में मिलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है भाई? यूनिट नंबर 3 को पढ़ाऊं उससे संबंधित एक सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप स्पेशल यूनिट 3 का वीडियो पढ़ रहे हो ना, तो यूनिट 1, 2, 3, 4 आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर उसको आपको क्या करना है? उस वीडियो को देख लेना है। साथ के साथ जो पीडीएफ पढ़ा रहा है फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से,
प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो। 800 सब्सक्राइबरों की कमी है, इससे क्या हो जाएंगे, अपने 20,000 सब्सक्राइबर है वो आपके सामने पूरे हो जाएंगे। तो 20,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे करवा दो भाई, आपके सामने बहुत जल्दी अपने 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। बस आप सब्सक्राइब कर लो, जो वीडियो देख रहे हैं अगर वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे ना, 20,000 सब्सक्राइबर अपने पूरे हो जाएंगे। अब वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार वो जगह होती है जहां पर पैसा लगाने के लिए जो लोग, पैसा जो इन्वेस्ट करने के लिए लोग जहां पर मिलते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जाना जाता है। कौन से मार्केट के नाम से जाना जाता है? फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जाना जाता है। यहां धन का लेन देन व वित्तीय साधनों का माध्यम होता है। यहां पर क्या होता है? पैसे का लेन देन देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी बाजार वो बाजार होता है जहां लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। पूंजी बाजार क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जहां पर बहुत लंबे समय के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? अगले वाला आपके सामने मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है आपके सामने? मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पर कम समय में लेन देन देखने को मिलता है ना, कम समय के लिए। मुद्रा बाजार क्या होता है आपके सामने? वो बाजार जहां पर कम समय में आपके सामने धन का, पैसे का बहुत सारा लेन देन देखने को मिलता है। उसको किसके नाम से जानते हैं भाई? आपके सामने मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। उसको अपन जो आपके सामने मुद्रा बाजार जानते हैं। यहां पर क्या होता है? किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है? शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? अल्पकाल के लिए पैसा लगाओगे, जोखिम कम। भाई आपको एक बात बताओ, जहां पर कम समय के लिए पैसा लगता है वहां पर, अब देखो आजकल एक सिस्टम चलता है ना, शहरों में खास करके चलता है। आपने कोई व्यक्ति से 1,000 रुपए ले लिए और उसको कहा कि मैं 10 रुपए के हिसाब से ब्याज दे दूंगा तेरे को, और 1 महीने के लिए मेरे को पैसे दे दे, और 1 महीने में तेरे को 10% के बाद में पैसा लौटा दूंगा। उसको किसके नाम से जाना जाता है? मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। 1 महीना कंप्लीट हुआ, सामने वाले व्यक्ति को 110 रुपए, एक 1,000 दिए थे ना, तो आपके सामने 1,100 रुपए दे देगा। समझ में आ गया? जोखिम। और तुरंत नकदी, तुरंत पैसा दिया और आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। अल्पकाल के लिए जो समय दिया जाता है, लगभग मतलब आप क्या समझ लो, 1 दिन से लेकर 1 साल के बीच में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा लोगों को ब्याज पर दिया जाता है, उसको मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए कॉल मनी होती है भाई, आप पैसे से कोई भी इंसान को, कोई भी कंपनी बना रखी है, किसी ने फाइनेंस कंपनी बना रखी है, उसको कॉल किया और आपने पैसा निकलवा लिया, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? कॉल मनी के नाम से जाना जाता है। अगले वाला ट्रेजरी बिल। अगले वाला क्या होता है भाई? आपके सामने जो ट्रेजरी होता है उसके बिल से भी आप क्या कर सकते हो? आपके सामने जो पैसा है उसको निकलवा सकते हो। तो ट्रेजरी बिल और आपके सामने कॉल मनी कंपनी के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है प्रतिभूति सिक्योरिटीज और उसके प्रकार। आपके सामने प्रतिभूति वे दस्तावेज होते हैं जिनके माध्यम से निवेश किया जाता है। प्रतिभूति वे दस्तावेज होते हैं जिनके माध्यम से अपन क्या करते हैं भाई? आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, समझ में आ गया? आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको प्रतिभूति माध्यम कहा जाता है, सिक्योरिटीज। जैसे आपने होम लोन लिया, क्या लिया? होम लोन लिया, तो आपने अपने घर के दस्तावेज बैंक के पास रख दिया, उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है, प्रतिभूति के नाम से जाना जाता है भाई। वो कागज देखकर ही तो आपको बैंक पैसे देता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज कैसी होती हैं? पहली सिक्योरिटी इक्विटी या शेयर। इक्विटी का अर्थ होता है कंपनी में हिस्सेदारी। इक्विटी का अर्थ क्या होता है भाई? आपने 100 रुपए का अगर कोई शेयर खरीदा, तो उस कंपनी में आपकी 100 रुपए के बराबर आपकी हिस्सेदारी होगी। जितना उसका टर्नओवर है उसमें से आपकी 100 रुपए के बराबर आपकी हिस्सेदारी होगी, उसके बदले आपको वो शेयर देती है कंपनी। समझ में आ गया? शेयर धारक कंपनी का आंशिक मालिक होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए शेयर धारक होता है ना, वो भी उस कंपनी का छोटा मोटा मालिक होता है, चाहे वो 0.0000001% ही हो, लेकिन वो मालिक में उसकी भी कुछ हिस्सेदारी होती है। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसकी भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है भाई? आप सबको पता है सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सबसे ज्यादा रिस्क आपको कहां पर देखने को मिलता है भाई? सबसे ज्यादा रिस्क आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? शेयर मार्केट होता है, उसी के अंदर सबसे ज्यादा आपको रिस्क देखने को मिलता है, हाई रिस्क रहता है यहां पर। समझ में आ गया? अधिक लाभ की संभावना, लेकिन जहां पर आप सभी को पता है रिस्क हाई होता है, वहां पर प्रॉफिट भी हाई होता है। वहां पर क्या होता है भाई? आपके सामने प्रॉफिट भी हाई देखने को मिलता है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होता है। अधिक लाभ से आपको अधिक लाभ की संभावना रहती है। लाभांश प्राप्त होता है, मतलब आपको क्या होता है? प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है भाई? आपको प्रॉफिट मिलता है आपको इससे। समझ में आ गया? अगले वाला है डिबार्चर या बॉन्ड। क्या होते हैं डिबार्चर या बॉन्ड? ये कंपनियां सरकार द्वारा
लिए गए उधार के दस्तावेज होते हैं। डिपार्चर या बॉन्ड क्या होते हैं? कोई भी कंपनियां सरकार के द्वारा अगर आप उधार के लिए कोई दस्तावेज लेते हो, क्या करते हो? उधार के लिए कोई दस्तावेज लेते हो, उसको डिपार्चर या बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डिपार्चर या बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो कोई भी कंपनियां सरकार के लिए आपने उधार के दस्तावेज लिए, उसको डिपार्चर या बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। क्या फायदा होता है इनका? निश्चित ब्याज। निश्चित ब्याज क्या होता है? फिक्स इंटरेस्ट मिलता है आपको। क्या मिलता है? फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है भाई आपके सामने? आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, उसके बदले आपको फिक्स पैसा उसको ब्याज के बदले बदलता है, मिलता है। अगला क्या है? जोखिम कम। आपको कम रिस्क होता है, लेस रिस्क। कैसा रिस्क होता है भाई आपके सामने? बहुत कम रिस्क देखने को मिलता है, बहुत कम मात्रा में रिस्क देखने को मिलता है। तो यही आपके सामने भाई डिपार्चर या बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, जितनी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी होती है, वो क्या होती है? आपको गवर्नमेंट बॉन्ड देती है, गवर्नमेंट को कुछ पैसा देते हैं, वो इससे बदले वो उनको बॉन्ड देते हैं। और वो क्या होते हैं? वो दस्तावेज वो आपको बदले में देते हैं। मतलब 1 लाख रुपए का बॉन्ड है ना? तो 1 लाख रुपए जमा करो और वो बॉन्ड ले लो। आपने एसबीआई का बॉन्ड ले लिया। अब क्या होगा? मान लो कि शेयर में क्या होता है? अगर मान लो शेयर एसबीआई डूब गया, एसबीआई समझ लो कोई भी कंपनी वो डूब गई, तो शेयर जो खरीद रखे ना, उनका पैसा आपके सामने सबसे बाद में लौटाया जाता है। बैंक जिन्होंने आपके सामने बॉन्ड ले रखा ना, उनका पैसा सबसे पहले लौटाया जाता है। समझ में आ गया? और बॉन्ड में यही है कि आपके सामने फिक्स रहता है, 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगले वाला है जोखिम कम। आपके सामने जो रिस्क है वो आपके सामने कम देखने को मिलता है, लेस रिस्क देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अगले वाला समय तय, मतलब फिक्स टाइम लिमिट होती है। क्या होती है? आपके सामने टाइम लिमिट देखने को मिलती है। क्या होता है? फिक्स टाइम लिमिट देखने को मिलती है। अगले वाला आपके सामने प्रारंभिक व अनुवर्ती निर्गम। प्रारंभिक व अनुवर्ती निर्गम क्या होता है आपके सामने? प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम। इसमें क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार जनता से पैसा जुटाती है, आईपीओ नाम सुना होगा ना आपने? आईपीओ ये सुना होगा भाई, बजाज का आईपीओ आ रहा है आपके सामने, टाटा का आईपीओ आ रहा है, एलआईसी जो इसका एलआईसी का नाम आया, जो जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, आजकल आया था ना फिजिक्स वाला का भी आईपीओ आया था, जोमेटो को भी आईपीओ आया था। तो यही है, जब कोई कंपनी सबसे पहले अपना पैसा जुटाती है ना, उसको प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के नाम से जाना जाता है, आईपीओ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अनुवर्ती सार्वजनिक निगम, ये पहले से सूचीबद्ध कंपनियां दोबारा से शेयर जारी करते हैं। क्या होगा? कोई कंपनी है, जैसे आपके सामने अब टाटा की कोई कंपनी है, उसका अपने शेयर मार्केट में वो पहले से लिस्टेड है, लेकिन वो फिर से आपके सामने क्या करना चाह रही है? फिर से शेयर जारी करना चाहती है, कुछ हिस्सेदारी और शेयर मार्केट को देना चाहती है। तो वो क्या करेगी? आपके सामने फिर से अपना आईपीओ जारी करती है। उसको क्या बोला जाता है? अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है आपके सामने? म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब म्यूचुअल फंड क्या होता है आपके सामने? एक साथ कई सारे इन्वेस्टर हैं, वो पैसा अपना एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। कौन से फंड के नाम से जाना जाता है भाई? म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा फंड होता है? म्यूचुअल फंड के नाम से उसको अपन जानते हैं। कई सारे इन्वेस्टर आपके सामने पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, उसको म्यूचुअल फंड के नाम से अपन जानते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है देखो मैं बताऊं। आपने क्या क्या था? गांव में एक चौधरी लाला हरदयाल, मान लो चौधरी लाला हरदयाल जी को काम है, बहुत जोर को ज्ञान है उनकी कठेर पीसो इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना? तो लाला जी के पास गए थे, आर के करो, बोले 1000 रुपया रामू दे दिया। बोले मन तो ज्ञान को नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, मन तो ज्ञान को नहीं, थारा जठे मन में होना उठे थे रुपया इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मन कुछ ना कुछ रुपया ऊपर मिलना चाहिए। श्यामू पूछो, श्यामू भी दे दिया लाला जी। फिर आपके सामने कालू पूछो, कालू भी आपके सामने 1000 रुपया दे दिया। राम और कोई मान लो वो पूछो। तो इस तरीके से आपके सामने लाला जी के पास आ गए 5000 रुपए। अब लाला जी ने क्या किया? लाला जी ने जमीन खरीद ली 5000 रुपए की। अब मत कर 5000 रुपए की जमीन मान लो, अरे छोटी मोटी बात आप उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, इन लाख हम ले लियो तो 5 लाख रुपया होगा। 5 लाख में 50 लाख मान लियो थे, सब 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 50 लाख लाला जी ने दे दिया। लाला जी खरीद ली भैया जमीन की का किनारा, हाईवे का किनारा। अब क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो भाई लाला जी ने से आपका सामने जमीन का हाईवे निकलोगो। अब भैया 50 लाख रुपया की जो जमीन थी बाकी ताकि होगी 5 करोड़ की होगी। तो अब लाला जी क्या करेंगे भैया? 1 करोड़ रुपया तो खुद कर रख लेगा खुद को, और बाकी का 4 करोड़ रुपया हम जो ये 5 जना बांटा ना, उन्हें प्रॉफिट और उनका जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका आधार पर दे देंगे। समझ में आ गया? इसको किसके नाम से जाना जाता है? म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। कई निवेशक अपना एक साथ पैसा किसी एक व्यक्ति के हाथों में देते हैं, जैसे लाला जी को उन्होंने पैसा दिया था, अब लाला जी उनको इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? विशेषज्ञ प्रबंधन।
विशेषज्ञ प्रबंधन क्या होता है आपके सामने? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। भाई वो लोग आपके पैसे को मैनेज करते हैं जिनको नॉलेज होता है पैसे को चलाने का। अगले वाला है जोखिम विभाजन। अगले वाला क्या देखने को मिलता है आपके सामने? जोखिम का विभाजन देखने को मिलता है आपके सामने। रिस्क मैनेजमेंट रहता है। क्यों भाई? आपके सामने वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग आपके पैसे को चला रहे हैं जिनको नॉलेज है पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपका जो रिस्क है वो भी क्या रहता है? मैनेज रहता है। जैसे वो पैसा कुछ जमीन में लगाएगा, कुछ सोने में लगाएगा, कुछ आपके सामने LIC में लगाएगा, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएगा। तो एक जगह पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक जगह कर दोगे तो डूब भी सकता है पैसा। अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। छोटे निवेशकों के लिए उपयुक्त, मतलब अगर आप 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा कैटेगरी में आता है। अब म्यूचुअल फंड के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं भाई आपके सामने म्यूचुअल फंड? पहला प्रकार होता है इक्विटी फंड। पहला प्रकार क्या होता है म्यूचुअल फंड का? इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने भाई आपके सामने भाई इक्विटी की 5-10 जो लाख रुपए इकट्ठा करके लगा दिया। ऋण फंड, इंटरेस्ट फंड होता है और संतुलित फंड होता है। ये 3 प्रकार के फंड देखने को मिलते हैं। इक्विटी फंड, ऋण फंड और संतुलित फंड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला है दलाल और उपदलाल। क्या होते हैं दलाल और उपदलाल? दलाल वह व्यक्ति होता है जो निवेशक और बाजार के रूप में सेतु का काम करता है। दलाल कौन है भाई? आपके सामने दलाल वो होता है जो बीच में, ब्रोकर जिसको बोला जाता है। आपने सुना होता ना, ये जीरोधा हो गया, आपके सामने ग्रो हो गया, ये सब दलाल ही एक तरीके से ब्रोकर ही हैं। समझ में आ गया? ये क्या होते हैं? बाजार और निवेशक के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में और मार्केट के बीच में आपके सामने क्या करते हैं? एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। अब आपने क्या किया? ग्रो ऐप है ना, उस पर आपने टाटा के 1000 रुपए के आपने क्या कर लिए? कोई भी शेयर खरीद लिए। उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपके सामने, खरीद लिया आपने शेयर, तो जो ग्रो ऐप पे खरीदे है ना, उसके बदले वो क्या लेगा? आपसे कुछ इंटरेस्ट लेता है, कुछ आपसे टैक्स लेता है, सरकार को टैक्स लेता है, खुद अपनी फीस लेता है। तो ये सब ब्रोकर के रूप में काम करते हैं। समझ में आ गया? पूंजी बाजार निवेशक बनाने की प्रक्रिया, मतलब पूंजी बाजार अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे भाई आपके सामने? सबसे पहले अगर आप पूंजी बाजार मतलब एक फाइनेंस कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो भाई अपना खाता खुलाओ। पहले क्या करो भाई? सबसे पहले आपके सामने आपको अपना खाता खुलवाना होता है। क्या करना होता है? अपना खाता खुलवाना होता है। फिर क्या करना? आपको जानकारी इकट्ठा करना। आपको जितनी भी जो सारी की सारी चीजें, उन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क्या करो? जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी होती है। सारी की सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करो। निवेश का चयन, आपको अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है उसका चयन करना होता है। भाई आपको पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है? LIC गवर्नमेंट कंपनी में करोगे, प्राइवेट कंपनी में करोगे, कहां पर पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके बारे में आपको चयन करना होता है। जोखिम समझकर, रिस्क को मैनेज करके आपके सामने आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? जोखिम समझकर निवेश किया जाता है। तो ये आपके सामने जो पूंजी बाजार खोलने के तरीके होते हैं। पहले खाता खुलाओ, जानकारी इकट्ठा करो, कौन से कहां पर आपको पैसा इकट्ठा लगाना है उसकी जानकारी इकट्ठी करनी है। कौन कौन पैसा देता है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। निवेश का चयन, कौन सी जगह ऐसी है जहां पर आपको इन्वेस्ट करने पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसके बारे में देखना है। जोखिम समझकर, जहां आपको ज्यादा जोखिम है वहां पर कम इन्वेस्टमेंट करना है, जहां पर ज्यादा जोखिम दिखाई दे वहां पर आपके सामने कम इन्वेस्ट करो, कम जोखिम हो वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। कुछ इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करना होता है। समझ में आ गया? तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको पढ़ा दी है। यूनिट नंबर जो 4 है, कौन सी? यूनिट नंबर जो 4 आपके सामने, यूनिट नंबर 4 को अपन पढ़ने वाले हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके सामने यूनिट नंबर 4 भी। अगर आपने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को नहीं देखा, स्पेशली यूनिट नंबर 4 को देख रहे हो तो प्ले लिस्ट में बाकी के जो यूनिट है उनका लिंक दे रखा, जाकर देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आपके सामने मात्र 800 बच्चे हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। कितने सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे? 20,000 सब्सक्राइबर तक अपन बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे भाई। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वाली यूनिट है, इसमें देखते हैं वित्तीय उत्पादन, बीमा और पूंजी योजनाएं। मतलब आपके सामने जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक आपके सामने प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बीमा कंपनियां क्या होती हैं और पूंजी योजनाएं क्या होती हैं। चलिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके सामने? वित्तीय उत्पादन वे योजनाएं या साधन होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने धन की सुरक्षा, वृद्धि और भविष्य की योजना बनाता है। मतलब वित्तीय उत्पादन क्या होता है भाई आपके सामने? वे साधन होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को क्या कर सकता है? सुरक्षा करता है, उसकी सिक्योरिटी करता है, उस पैसे को बढ़ाने के लिए काम करता है और भविष्य में आपको पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए उसके लिए क्या करता है? काम करता है।
समझ में आ गई। तो वित्तीय उत्पादन योजनाएं वही होती हैं जिसमें अपना व्यक्ति अपने धन की सुरक्षा करता है, वर्दी और भविष्य की योजनाओं के लिए पैसे को इन्वेस्ट करता है। बीमा एक ऐसा ही महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पादनों में से है। बीमा होती है ना, फाइनेंस होता है आपके सामने, वो ऐसा ही आपके सामने एक जगह होती है भाई। अगर एक बात बताओ, एप्पल आईफोन को फोन खरीद के लिया और उसकी बीमा हो कुछ ना कुछ, वो है ना फाइनेंस, सिक्योरिटी होती है उसकी कोई ना कोई आपके सामने। सॉरी, बीमा को इंश्योरेंस बोलते हैं, मैंने फाइनेंस बोल दिया था। इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस किस चीज की होती है? अगर मान लो अगर आपने उस फोन की इंश्योरेंस करा रखी है, अगर उसका ग्लास टूट गया तो आपको क्या इंश्योरेंस वाला भाई सारे पैसे भरेगा। इंश्योरेंस का अर्थ ये होता है कि आपके जो भी चीज खरीदी है भाई, आपने खुद की इंश्योरेंस करवा रखी है, लाइफ टाइम इंश्योरेंस करा रखी है, तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई है ना, आपके अगर कालग्रस्त को प्राप्त हो गए तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है तो बीमार हो गए तो पैसा मिलता है। तो इंश्योरेंस का यही होता है, आपके धन की सुरक्षा मिलती है, वर्दी होती है और भविष्य की योजनाओं के लिए काम आता है। क्या होती है बीमा? इंश्योरेंस क्या होती है भाई आपके सामने? बीमा एक ऐसा समझौता होता है जिसमें व्यक्ति नियमित प्रीमियम देकर, मतलब इंसान समय समय पर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। जैसे आप हजार रुपए आपके सामने क्या करते रहोगे, इन्वेस्ट करते रहोगे, निश्चित प्रीमियम देकर आप पैसा है वो इन्वेस्ट करते रहते हो। किसमें? इंश्योरेंस में। किसमें इन्वेस्ट करते हो भाई? इन्वेस्ट जो इंश्योरेंस होता है उसमें अपना फिक्स पैसा आप इन्वेस्ट करते रहते हो। अपना जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति से संबंधित अगर कोई भी जोखिम है उसको बचा सकते हो। आपने भाई कुछ 1 करोड़ रुपए के आपने इंश्योरेंस करा दी, तो आपके 10,000 की, 5,000 रुपए की जितनी भी इंश्योरेंस होती है वो होती रहेगी हर महीने की। उसके बदले अगर आपको जीवन में कोई समस्या होगी तो वो कंपनी वाले आपको 1 करोड़ रुपए तक देंगे। बीमा अनिश्चित भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। भाई किसको पता भविष्य में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेकिन इससे जो अनिश्चित फ्यूचर होता है, अनिश्चित भविष्य होता है, किसी को फ्यूचर नहीं पता होता, उसमें आपके सामने क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का, सिक्योरिटी देने का काम करता है। किसका काम करता है भाई? सिक्योरिटी देने का काम करता है। आपने स्वास्थ्य बीमा करा दी, किसको पता भाई आप कब बीमार हो जाओ, कैसी बीमारी लग जाए आपको, तो इससे क्या होता है? आपको वो सिक्योरिटी देती है। बीमा का महत्व, इंश्योरेंस का क्या फायदा होता है? जोखिम से सुरक्षा, रिस्क से आपको क्या मिलता है? आपके सामने जो जितना जो आपके जीवन में रिस्क है उससे आपको सिक्योरिटी मिलती है। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। आपको परिवार को सुरक्षा देता है। आपकी जो फैमिली होती है ना, उस फैमिली को आपके सामने क्या देता है भाई? सिक्योरिटी देने का काम करता है, फैमिली को सुरक्षा देने का काम करता है। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है भाई आपके सामने? जीवन बीमा में बीमा धारक को जीवन से जुड़े हुए जोखिम को कवर किया जाता है। जीवन बीमा क्या किया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है भाई? कोई भी बीमा धारक है उसको जीवन में अगर आपके सामने कोई भी रिस्क आ गया तो उसको कवर करने का काम किया जाता है। क्या क्या चीजें कवर होती है भाई जीवन बीमा में, लाइफ इंश्योरेंस में? मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सहायता, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति भाई उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और कोई चीज में मृत्यु हो गई तो उसको क्या मिलता है? उसको कुछ पैसा मिलेगा। जितने रुपए की आपने इंश्योरेंस करा रखी है, 1 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, जितना की आपने इंश्योरेंस करा रखी है उतना पैसा आपको क्या होता है? मिल जाता है। समझ में आ गया? बीमा का एक फायदा यह भी होता है कि आपको धीरे धीरे बचत करने की आदत लग जाती है। किसकी? आपको धीरे धीरे अपना पैसा है उसको इन्वेस्ट करने की आदत लग जाती है। किसकी आदत लग जाती है? आपको धीरे धीरे अपना पैसा है उसको बचाने की, इन्वेस्ट करने की आदत लग जाती है। अगले वाला पॉइंट है कर में छूट। आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है। आपको किसमें छूट मिलती है? टैक्स होता है ना, उसमें भी छूट मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने आप इंश्योरेंस करा रहे हो, आपका पैसा है कुछ ना कुछ सरकार के पास जा रहा है, या फिर अलग अलग प्रकार की अगर प्राइवेट कंपनियों में करा रहे हो तो उनके पास जा रहा है, तो उसको टैक्स में भी छूट मिलती है आपको। टर्म जीवन बीमा, टर्म जीवन बीमा क्या होती है आपके सामने? टर्म बीमा एक शुद्ध सुरक्षा योजना है। टर्म बीमा की एक शुद्ध सुरक्षा योजना है जिसमें केवल जोखिम कवर होता है। मतलब जिसमें क्या होता है? सिर्फ आपके सामने रिस्क कवर होता है। समझ में आ गया? जिसमें मतलब क्या क्या नहीं होता है? प्रीमियम कम होता है, कम पैसा लगेगा आपका। क्या होगा? सिर्फ कम पैसा लगेगा, आपकी छोटी किस्तें बनेंगी, बचत नहीं होती इसमें, आपकी कोई भी प्रकार की सेविंग नहीं होती है, निश्चित अवधि तक संबंधित है। जैसे आपने अपनी बाइक का क्या करवा रखा है? 3 साल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो टर्म इंश्योरेंस है। समझ में आ गया? 3 साल बाद में आपके बाइक के कुछ हो जाता है, उसमें कंपनी वाले कोई जिम्मेदार नहीं है। इसमें आप 1000 रुपए देते हो ना, वो उसके किसके होते हैं भाई आपके सामने? अगर कोई टूट फूट हो गई ना तो उसके बदले वो कंपनी सुधारेगी, उसका होता है, उसमें कोई बचत नहीं होती आपकी, और उसका प्रीमियम आपको पता भाई बहुत कम लगते हैं, 1500 रुपए उसके लगते हैं। अगला है एडवामेंट पॉलिसी। एडवामेंट पॉलिसी क्या होती है? ये योजना बीमा प्लस योजना, इंश्योरेंस प्लस
इंश्योरेंस प्लस सेविंग का काम करती है। बीमा कौन सी होती है भाई आपके सामने, एडवामेंट पॉलिसी किसका काम करते हैं, जिसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलती है प्लस आपका पैसा भी क्या रहता है, सेविंग में चला जाता है, आपका कुछ पैसा भी बचता है। विशेषताओं की बात करें, जीवन सुरक्षा, आपकी लाइफ इंश्योरेंस मिलती है, आपको जीवन सुरक्षा मिलती है, आपकी जो जिंदगी है वो सुरक्षित रहती है, लाइफ इंश्योरेंस इसमें कवर होती है। निश्चित अवधि के बाद आपको एक फिक्स टाइम पीरियड, आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में पैसा मिलता है। आपने 5 साल की कराई है तो 5 साल के बाद में आपको पैसा मिलेगा। एक आया मतलब एफडी टाइप होती है, समझ में आ गया। और प्रीमियम अधिक, और भाई बचत कर रहे हो तो भाई आपको पता भाई बचत करने के लिए पैसा भी, प्रीमियम भी अधिक देना होता है, पैसा भी अधिक देना होता है, तो इसमें प्रीमियम भी अधिक लगता है। क्या होता है, जो प्रीमियम होता है वो भी अधिक लगता है, प्रीमियम होता है वो भी इसमें अधिक लगता है। अगले वाला पॉइंट है पेंशन पॉलिसी। पेंशन पॉलिसी क्या होती है, पेंशन पॉलिसी सेवानिवृत्ति के बाद में नियमित आय प्रदान करती है। भाई पेंशन क्या होता है आप सबको पता है। पेंशन में क्या होता है, आपके सामने आप अपना पैसा जितने दिन जॉब कर रहे हो उतने दिन थोड़ा थोड़ा पैसा कटाते हो, और वो पैसा आपके सामने रिटायरमेंट के बाद में आपको 50 साल के बाद में, 60 साल के बाद में, 40 साल के बाद में आपको वो फिक्स अमाउंट में वो पैसा जो आपने पहले बचाया था वो आपको मिलता रहता है। तो एक नियमित आय के रूप में, रेगुलर आपके सामने रेगुलर इनकम के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, रेगुलर इनकम के रूप में काम करता है। अब इसके क्या प्रॉफिट होते हैं, बुढ़ापे में आर्थिक लाभ करता है। ओल्ड एज होती है, जब आपकी उम्र हो जाती है भाई आपके सामने आप कमा नहीं सकते, तब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, आर्थिक सुरक्षा देता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने का काम करता है। अगले वाला है तनाव रहित जीवन। भाई सीधा सीधी बात है, पैसा रहेगा तो इंसान को किस बात की फिक्र रहेगी, कोई बीमारी की टेंशन नहीं रहती है। भाई बीमारी हो जाएगी लेकिन बीमारी से इलाज कराने के लिए पैसा रहेगा, घर पे कोई जरूरत रहेगी तो पैसा रहेगा। तो पेंशन आपको क्या करती है भाई, जिंदगी में टेंशन से बचाने का भी काम करती है, तनाव रहित जीवन देती है आपको। अगले वाली है यूनिट लिंक्ड बीमा योजना। यूनिट लिंक्ड बीमा योजना कौन सी होती है, यह बीमा योजना, ये योजना बीमा और निवेशक दोनों से जुड़ी होती है। जो यूनिट लिंक्ड बीमा योजना कौन सी होती है भाई आपके सामने, जो बीमा और निवेशक मतलब इंश्योरेंस प्लस आपके सामने जो इन्वेस्टमेंट है उससे जुड़ी रहती है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रहती है। इसमें क्या होता है, आपके सामने बीमा सुरक्षा मिलती है, आपके सामने इंश्योरेंस सिक्योरिटी मिलती है। क्या मिलती है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी मिलती है। समझ में आ गया। बाजार से जुड़ा हुआ निवेश मिलता है। बाजार मतलब क्या होता है, आपके सामने जो आपका बाजार है, मार्केट है, मार्केट से रिलेटेड आपको क्या करते हो, मार्केट से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलता है, मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। जोखिम और लाभ, प्रॉफिट और आपके सामने रिस्क दोनों रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रॉफिट और रिस्क है वो दोनों के दोनों आपको इसमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। चलिए भाई अगले वाला प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है। स्वास्थ्य बीमा बीमारी और इलाज में खर्च में सुरक्षा प्रदान करती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है भाई आपके सामने, अगर आपको कोई बीमारी हो गई और उसके इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए, भाई आपको पता भारत में कोई बीमारी हो जाती है, इंसान का सबसे ज्यादा पैसा बीमारी और शिक्षा पर ही खर्च होता है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको इसी रूप में काम करती है। अगर आपके जीवन में कभी कोई विपदा आ गई, कोई बीमारी हो गई, तो आपको क्या करती है, इलाज का खर्च देने का काम कौन करती है भाई आपके सामने, हेल्थ इंश्योरेंस आपको इलाज का खर्च देने का काम करती है। क्या फायदा होता है इसका, इलाज का खर्च कवर, इसमें आपने जितना जो इलाज कराओगे भाई, आप अपना जो इलाज कराओगे उसका पूरे का पूरे इलाज का जो खर्चा होता है उसको कवर करती है। समझ में आ गया, इलाज का जो खर्चा होता है पूरा का पूरा खर्चा कवर करती है। आर्थिक बोझ कम, आप पर इकोनॉमिकली क्या, आपको इकोनॉमिकली आपके ऊपर क्या होता है, आपके सामने बोझ कम पड़ता है, आपके ऊपर कम बोझ रहता है। परिवार की सुरक्षा, आपका जो घर होता है ना, घर परिवार होता है, आपका जो घर होता है, होम होता है, उसकी भी क्या रहती है, सिक्योरिटी रहती है, आपके घर की भी इसमें सिक्योरिटी देखने को मिलती है। क्यों भाई, आपके सामने भाई अगर आपने बीमार हो गए तो आपके सारा घर परेशान हो जाता है, सारे घर की जो पैसा वो लग जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखिए, उसका ये फायदा आपके घर के ऊपर कोई भी प्रकार की सुरक्षा मिल जाती है, उनको भी परेशानी नहीं होती है। स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी होती है, पहली योजना होती है व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजना। व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजना कौन सी होती है भाई आपके सामने, पर्सनल आपके सामने हेल्थ स्कीम। पर्सनल हेल्थ स्कीम क्या होती है भाई आपके सामने, आपने खुद का हेल्थ कवर करवा रखा है, सिर्फ अपना अपना, कि अगर आप बीमार हो तो आपको पैसा मिलेगा, उसको पर्सनल हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है, फैमिली हेल्थ केयर। फैमिली हेल्थ केयर में क्या होता है भाई आपके सामने, आपने अपने पूरे परिवार का सुरक्षा बीमा करवा रखी है, उसको परिवार हेल्थ केयर के, परिवार स्वास्थ्य योजना के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है वरिष्ठ नागरिक योजना।
ओल्ड एज आपके सामने हेल्थ स्कीम होती है। इसमें क्या होता है, अपने बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य योजना होती है, उसको वरिष्ठ स्वास्थ्य योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए लास्ट के दो आपके सामने कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। पहला है पोजी योजनाओं की समझ। पोजी योजनाएं क्या होती हैं? पोजी योजना एक धोखाधड़ी निवेश वाली योजनाएं होती है। इसमें पुराने निवेशकों से नए निवेशकों से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अरे वो आपने नहीं सुना होगा क्या, वो ऐप आते हैं जिसमें आप क्या करते हो भाई, 200 रुपए इन्वेस्ट करो, आपको डेली के कितने रुपए मिलते रहेंगे, 50 रुपए मिलते रहेंगे, 7 दिन के बाद में आप विड्रॉल कर सकते हो। ऐसा होता है ना। इस प्रकार की जो आपके सामने योजनाएं होती हैं उसको पोजी योजनाएं करते हैं। अब एक बात बताओ, कोई आदमी कहीं पर पैसा कमा ही नहीं रहा तो आपको देगा कैसा? वो क्या करते हैं, 200 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, वो 200 रुपए से वो किसी और को पैसा दे देंगे, और लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो और किसी को दे देंगे। इस तरीके से आपके सामने जो योजनाएं चलती रहती है उनको पोजी योजनाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें जो क्या होता है, पुराने जो निवेशक होते हैं उसी का पैसा दूसरों को दे दिया जाता है। पोजी योजनाओं की पहचान, बहुत अधिक व जल्दी लाभ। एक महीने में आपको दुगुना लाभ देने की बात करेंगे, आपके सामने एक साल में तो आपको करोड़पति बना देती हैं। इस प्रकार की योजनाएं देखें तो समझ लेना कि वो आपको कहीं ना कहीं झूठ पाखंड के माध्यम से आपको बगलाना चाहते हैं। बिना जोखिम के लाभ, मतलब आपको कहते हैं आपको कोई रिस्क नहीं, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, हम आपको सारा सारा पैसा लौटाएंगे। अस्पष्ट कार्य प्रणाली, ऐसे नहीं बताएंगे ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है। पोजी योजनाओं से कैसे बच सकते हो? सरकारी मान्यता जांचें, मतलब कहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपका उसके बारे में जांच करें। जितनी भी सरकारी मान्यताएं होती हैं, ये जो कंपनी आई है ये कहां पर, इसका क्या काम करती है, कौन कौन सरकारी जो कंपनी है उससे इसको क्या इसने कोई मान्यता ले रखी है नहीं ले रखी है। अवास्तविक वादों से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको गाड़ी दिला देंगे, घोड़े दिला देंगे, आपके सामने आपको करोड़पति बना देंगे, 3 गुना पैसा कर देंगे 1 महीने में। इस प्रकार के अगर कोई दावे करे तो बच कर रहे भाई। सही जानकारी लेकर इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, कोई भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। तो ये था आपके सामने फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग से संबंधित पेपर, जो फाइनेंशियल लिटरेसी और आपका बैंकिंग का पेपर था। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।